So, hello students. I'm Medha Walia, teaching you the subject 4E, Elements of Electronics and Electrical Engineering. So last time we have studied phasor representation of alternating quantities of sinusoidal quantities. So आज हम उसी लेक्चर के continuation में हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. So हमने लास्ट टाइम फेजर रिप्रेजेंटेशन फेज के बारे में समझा, साइन वेव फॉर्म, ठीक है. उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप किसी भी ठीक है वो फेज़ के बारे में आप पता लगा सकते हो. सो नाउ इज़ फेज़ डिफरेंस. फेज़ अपने आप में इज़ अ वर्ड विच इज़ नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस. वो ज़्यादातर अपने आप में यूज़ नहीं होता. जो चीज़ यूज़ होने वाली है इट इज़ द फेज़ डिफरेंस. सो फेज़ डिफरेंस क्या है सबसे पहले हम क्लियर करते हैं. सो here written the two equations. First is these both are instantaneous equations. ये हमने पढ़ा था. कोई भी जो इक्वेशन है ऑल्टरनेटिंग इक्वेशन वो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है व्हेन these are written in the small letters. ठीक है. So this small I1 and small I2 are the two currents at the different instants. अलग अलग टाइम पीरियड पे जिनकी वैल्यूज़ ली गई. तो फेज डिफरेंस क्या है? It is the angular displacement between the two maximum positive values. ये है maximum positive values of the current, ठीक है, of the two alternating quantities having the same frequency. अब इनकी जो frequency है it is the same. Omega t is the same. Omega क्योंकि same है that means 2 pi f. Omega is 2 pi f. We all know. इसका मतलब कि frequency same है but these are displaced. ठीक है, वो दोनों में एक डिफरेंस है, एक एंगुलर डिफरेंस है, एक फेज का डिफरेंस है. द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस. ठीक है, और वो क्या है? दैट इट इज़ प्लस. ठीक है, I1 एंड I2 में एक डिफरेंस है विच इज़ प्लस ऑफ फाई एंगल. ठीक है. सो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है इन अ फेजर डायग्राम तो मैं कैसे करूँगी? वी ऑलवेज टेक अ रेफरेंस फर्स्ट. और इस केस में हमारा रेफरेंस बनेगा I1 बिकॉज इट इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड एट एनी एंगल. ठीक है, तो ये एट ज़ीरो पे है. सो डिस्प्लेसमेंट इसका जो फेजर डायग्राम है सो इट विल बी लाइक I1 दिस इज पॉइंट ज़ीरो, ओ पॉइंट से. ठीक है, सो I1 इज़ फॉर दिस. ठीक है, या आप इसके लिए आप या तो आप सारी फेजर डायग्राम इंस्टेंटेनियस को लेकर बनाओगे या आप सारी फेजर डायग्राम मैक्सिमम वैल्यूज़ को लेकर बनाओगे. सो इट इज़ अप टू यू. सो अगर मुझे सेकेंड अब दिखाना है सो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? लैगिंग एंड लीडिंग. ठीक है, सो मैं एक बार फिर से बताती हूँ. लीडिंग क्वांटिटी, ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोनों शो कर रही हूँ प्लस माइनस 5. सो कोई लीडिंग क्वांटिटी क्या है? एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट अटेन्स मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम पहले हो जाती है. वो पहले पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेती है. मैक्सिमम वैल्यू समझ गए? द IM वैल्यू जो रेफरेंस से पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन कर लेती है दैट इज लीडिंग क्वांटिटी. और लैगिंग क्वांटिटी क्या हुई? विच अटेन्स द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर द रेफरेंस. ठीक है, सो अब इस केस में जब हमारे पास प्लस 5 है तो मतलब क्या हो गया कि I2 इज वो उससे आगे है. सो लैगिंग. इस केस में I2 प्लस आप मैं प्लस 5 मैंने 90 डिग्री शो कर दिया अब यहाँ पे. ठीक है, इट कैन बी एनी एंगल. ठीक है, I2 कैन बी हेयर, वो यहाँ पे हो सकता है. बस वो लीडिंग होगा, I1 से आगे होगा. सो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस चलती हैं इसकी. और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता सो इफ़ देयर विल बी नेगेटिव साइन सो I2 विल बी शोन हेयर फॉर दैट नेगेटिव साइन. अगर वो नेगेटिव साइन नीचे नेगेटिव साइन होता तो फाई हमारा एंगल नीचे बनता. दैट मीन्स दैट I2 इज़ लैगिंग बिहाइंड द I1. ठीक है, इसका जो पॉजिटिव मैक्सिमम आया है वो इसके बाद में आ रहा है. लीडिंग के टाइम पर हमने क्या बोला था कि इसका जो पॉजिटिव मैक्सिमम आया है वो रेफरेंस से पहले आया है, इसलिए वो उससे आगे है. सो लीड इन द रेगुलर फॉर्म हम बोलते हैं, जो इंग्लिश में लीड का मतलब आगे होना और लैग का मतलब पीछे होना. सो लीडिंग एंड लैगिंग क्वांटिटीज. सो ये थी फेज डिफरेंस और लीडिंग एंड लैगिंग क्वांटिटी. सो नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल इन सब की रिप्रेजेंटेशन के लिए. और एक न्यूमेरिकल हो जाएगा कि हमारे पास एक फेज डिफरेंस शो करने का कोई इक्वेशंस को आप कैसे शो कर रहे हो. तो हम एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी. सो लेट्स डू इट.
स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन, ये मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी है. देयर आर 3 इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मैंने आपको बताई हैं. इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वांटिटीज़ ली हैं. ठीक है, हमें पहले तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. ठीक है, उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है और उसको एक फेजर रिप्रेजेंटेशन देनी है. तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको करके बता रही हूँ फटाफट से. ठीक है, हम इसको मान लेते हैं सो फर्स्ट क्वांटिटी. ठीक है, तो पहली क्वांटिटी के लिए हम इसे सारों को करंट क्वांटिटीज़ बोलते हैं. लेट अस से दैट दिस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द करंट, इट्स फॉर करंट. ठीक है, सो आई एम राइटिंग, so I am comparing these quantities with the basic instantaneous equation of current, which is I is equal to Im sin of omega t. ठीक है, तो यहाँ पे करंट, अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या आई फर्स्ट इक्वेशन में से. सो Im1 इज 40 एंड Im2 इज 90. क्लियर है स्टूडेंट्स? So Im3 is, it is obvious 49. So हमारे पास तीनों करंट्स आ गए हैं, मैक्सिमम करंट्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट्स. ठीक है, इससे कंपेयर किया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 40, सेकंड में 90 और थर्ड में 45. कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई वेरिएबल भी आ सकता है, A B X Y Z कुछ भी दिया हो सकता है. सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. उसके बाद इन्होंने बोला है कि RMS वैल्यू निकालनी है. सो व्हाट वी नो फॉर द RMS इक्वेशन या RMS का फॉर्मूला क्या कहता है, दैट RMS वैल्यू IRMS इज इक्वल टू Imax अपॉन √2 और इट इज 0.707 IM. सो Imax हर एक के लिए आप RMS निकाल सकते हो बाय पुटिंग. सो IRMS1 विल बी 40 बाई √2, IRMS2 आप उसको आगे कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हैं. IRMS2 विल बी 90 बाई √2, IRMS3 विल बी 45 बाई √2. सो इस तरह से आप सारों के करंट्स. सो लेट्स डू करंट के यूनिट्स हम डाल देते हैं यहाँ पे एम्पियर. सो दीज ऑल आर करंट्स, तो मतलब इनके यूनिट्स होंगे एम्पियर में. सो ये हमारे पास दो चीज़ें जो बोली गई थी इस क्वेश्चन में वो हो गई हैं. सो नाउ लेट्स ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर दिस. So now let's draw the phasor diagram for this equation. ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन इट डज नॉट हैव एनी एंगल, तो हम इसे एक रेफरेंस ले लेते हैं. मैंने इसे बनाया, ठीक है, I1. ठीक है, या हम इसमें हम लिखते हैं, मैं इसको 40 से डिनोट कर रही हूँ द मैक्सिमम वैल्यू से. ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन वी आर ड्रॉइंग दिस फेजर डायग्राम with their maximum values. ठीक है, सो सबसे पहली इक्वेशन इट डज नॉट हैव एनी एंगल, सो इट बिकम्स द रेफरेंस 40 sin ओमेगा t. ये ऐसे बन गया. नेक्स्ट इक्वेशन इज सेकेंड करंट 90 sin ओमेगा t माइनस π/2. माइनस साइन शोज दैट इट इज लैगिंग बिहाइंड, ये पीछे है. अभी मैंने आपको पहले बताया कि लैगिंग और लीडिंग क्या है. मतलब इसका जो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है वो रेफरेंस के, मतलब इस 40 sin ओमेगा t के या I1 के 90 डिग्री बाद शुरू हो रहा है. π/2 इज 180/2 इट इज 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री बाद शुरू हो रहा है. दैट मीन्स ये डाउनवर्ड शो होगा. ठीक है, और कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे. सो ये थोड़ी सही लाइन नहीं लगी है, आप लोगों ने इसे क्लियर बनाना है. ठीक है, सो इट इज़ हेयर आई एम राइटिंग 90. ठीक है, सो फॉर सेकेंड करंट 90, तो हमने मैक्सिमम करंट यहाँ पे शो किया, यहाँ पर भी हमने मैक्सिमम शो किया था. सो ये π/2 का एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है. थर्ड इक्वेशन में बताया दैट इट इज़ 45 sin ओमेगा t प्लस ऑफ 60 डिग्री. सो ये प्लस जो साइन है इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट इट इज़ लीडिंग द रेफरेंस. ठीक है, हर बारी जो ये लैग और लीड होना है इट इज़ बिटवीन एनी क्वांटिटी विद इट्स रेफरेंस. ठीक है, हमेशा ही रेफरेंस के साथ ही एंगल नोट डाउन होने हैं, चाहे लीडिंग एंगल है चाहे लैगिंग एंगल्स हैं, ये रेफरेंस के साथ बनने हैं. सो दैट मीन्स ये जो है अब यहाँ पे डिग्रीज में दिया हुआ है. ठीक है, तो और इसको हम वो π/3 भी लिख सकते थे. सो बट द साइन इज प्लस, मतलब वो लीडिंग में है, लीडिंग 60 डिग्रीज. सो इट विल कम अक्रॉस हेयर समवेयर. सो 45 आई एम ड्रॉइंग इट इज 60 डिग्रीज.
सो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये एक फेजर डायग्राम है, एक बेसिक फेजर डायग्राम, किसी भी एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन इन अ फेजर डायग्राम। ठीक है, लेट्स डू अनदर सम जिससे कि थोड़ा और क्लैरिटी होगी। फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फेजेस, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने फेजेस को जो 3 इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट किया, अब इनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। मतलब हमारे पास ये 3 वेक्टर्स आ गए, ये जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती हैं ये सब वेक्टर होते हैं, इन सबको आपने देखा ये हम एरोस से शो कर रहे हैं, ये सब एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन समझ गए, दिस एंगल शोज द डायरेक्शन, इन्होंने किस एंगल में किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है, वो कर रही हैं, वो हमें इन एंगल से पता चलता है। एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज इट्स मैग्नीट्यूड। सो दीज ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो इनके लिए हमने ये वेक्टर डायग्राम बनाई है। अब इनका एक रिजल्टेंट भी होगा, ऑब्वियसली हमारे पास 3 है तो इन तीनों का एक रिजल्टेंट भी निकल कर आना चाहिए। सो लेट्स डू द रिजल्टेंट ऑफ एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैसे निकालना है फ्रॉम द फेजर डायग्राम, ये हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, ये मैंने बुक से ही लिया है, यू कैन गो थ्रू विद द बुक ऑल्सो, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन में किया गया। सो इस क्वेश्चन में बताया है दैट देयर आर 2 करंट्स I1 एंड I2। सो दीज आर 2 करंट्स, मैं इनको I1 एंड I2, ठीक है, ऑब्वियसली ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस है बिकॉज दे आर इन द साइन फॉर्म। तो ये 2 इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस हमें दी हुई हैं फॉर करंट्स I1 एंड I2। तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड I1 माइनस I2, ठीक है, इन दोनों करंट्स का रिजल्टेंट माइनस करके निकालना है। एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द इंडिविजुअल करंट्स, ऑल्सो फाइंड द RMS वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट करंट। जो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा उसका RMS और उससे RMS वैल्यू भी निकालनी है और फ्रीक्वेंसी भी बतानी है रिजल्टेंट करंट, ठीक है। सो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, लेट्स ड्रॉ ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ हो। तो इसके लिए हमें अब यहाँ पे इन दोनों करंट्स में नो वन कैन बी द रेफरेंस, तो हमें एक रेफरेंस खुद से ड्रॉ करना है इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले रही हूँ ताकि मेरे पास जगह रहे लिखने के लिए, ठीक है। सो ये एक्स एक्सिस है, इट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहली इक्वेशन को हम रीड आउट करते हैं दैट हेयर द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 40 एंड ये प्लस में है फ्रॉम द रेफरेंस, ये प्लस π/6, π/6 अगर आप करेंगे तो 180 डिग्री बाई 6 इज 30 डिग्रीज, मतलब ये 30 डिग्रीज लीड में है। दिस पॉजिटिव साइन शोज दैट इट इज इन लीड, मीन्स रेफरेंस से 30 डिग्रीज अबव। सो इट इज π/6, मैं यहाँ पे π/6 भी लिख सकती हूँ या 30 डिग्रीज भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पे आई एम राइटिंग 40 एम्पियर्स। क्लियर है, आई एम शोइंग दिस विद द मैक्सिमम वैल्यू। और जो दूसरी है I2 इज ये मैं इसका मैक्सिमम करंट है 20 एंड इट इज़ इन लैग, दिस नेगेटिव साइन इन द साइन टर्म शोज दैट इट इज़ इन लैग, ये पीछे है फ्रॉम द रेफरेंस बाय π/3। ये एंगल्स मैंने बता दिया, ये जो प्लस और माइनस है ये रेफरेंस से ही डिफरेंस है, ये इनका आपस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो आपको ये जो एंगुलर डिफरेंसेस बनाने हैं इट इज़ फ्रॉम द रेफरेंस, आपको ये चेक करने हैं रेफरेंस से ही, ठीक है। सो नाउ इट इज़ 20 इन लैग π/3, π/3 इज 180/3, जब आप करोगे तो इट कम्स 60 डिग्रीज, मतलब 60 डिग्री π/3 पे ये एंगल बन रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 20 एम्पियर्स। क्लियर है, सो ये दोनों, ठीक है। सो ऑन द होल ये एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट निकालने को बोला है। सो ऐसे क्वेश्चंस में रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं किसी भी टर्म के लिए, हम क्या करते हैं, इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने इनका कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करना है, सो ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। सो विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ द वेक्टर ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। हम इन दोनों का, इस वेक्टर का, वी आर टेकिंग दिस वेक्टर ओनली, और हम इसका एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस विल बी इट्स रिजॉल्विंग कंपोनेंट। सिमिलरली मैं इसका भी ड्रॉ कर सकती हूँ, इसका इधर एक्स एक्सिस में और इसका इधर वाई एक्सिस में,
ठीक है, वो इसका रिजॉल्विंग कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसके लिए फिर हमें करना क्या है, इनके रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स को ऐड करना। ठीक है, सो सबसे पहले मैं कर रही हूँ आई एक्स एक्स पे, सो जो इनका एक्स एक्सिस पे जो इनका कंपोनेंट आ रहा है बेस कंपोनेंट, हमेशा ये जो है बेस, ये इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर जा रहा है, सो इट इज़ ऑलवेज कॉस कंपोनेंट। जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है, अगर एंगल उसके साथ बन रहा है, ये हमेशा बेस कंपोनेंट होता है, विच मीन्स इट इज़ कॉस कंपोनेंट। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, वो हमेशा इसका साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, सो इट विल बी 40 cos π/6 एंड दिस विल बी 20 cos π/3। ठीक है, सो अब हम इसे हम लिख रहे हैं, सो 40 cos 30 30 डिग्रीज लिख रहे हैं। अब इसको माइनस करना है। अब हमें क्लियर हो रहा है कि 40 cos 30 आगे है और 20, ठीक है, इट विल बी माइनस साइन आएगा यहाँ पे हमारे पास 20 cos ऑफ, और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज़ इन लैगिंग, ये पीछे है। ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे 40 cos 30 इज़ √3/2 एंड cos 60 इज़ 1/2। तो जब आप इन दोनों को रिजॉल्व कर लोगे, सो आंसर विल बी समथिंग इन पॉजिटिव 24.64 एम्पियर्स। ये आ गया हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ दीज टू। ठीक है, रिजॉल्विंग कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस में आया है। अब वाई एक्सिस का हमें करंट कंपोनेंट निकालना है, आई वाई वाई, एक ये है और एक ये है। ठीक है, सो इसके लिए अब क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं जनरली 40, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ये वाला कंपोनेंट 40 साइन ऑफ 30, 40 साइन 30 माइनस साइन ऑफ, अब ये नेगेटिव में है, माइनस 20 साइन ऑफ -30। सो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पर प्लस 20 साइन 60 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये प्लस साइन आप समझ गए हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ ये दोनों को जब आप ऐड अप कर रहे हो, ठीक है, सो ये माइनस साइन थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, तो आप जब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे, सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, जब आप ये पुट करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा 37.32 एम्पियर्स। सो हमारे पास एक्स एक्सिस कंपोनेंट आ गया और वाई एक्सिस कंपोनेंट आ गया, मतलब हमारे पास ये जो फेजर डायग्राम रह गई है, मैं उसको जरा आपको सम अप करके बताती हूँ। यहाँ पर अब हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। तो उसके लिए हमने क्या किया था, आई एक्स एक्स फाइंड आउट किया था और आई वाई वाई फाइंड आउट किया। आई एक्स एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 24.64 एम्पियर्स और आई वाई वाई की आई है 37.72 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये दोनों आई एक्स एक्स और वाई वाई, आई रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स एक्सिस कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस कंपोनेंट स्क्वायर। तो वो जब आप कर लेते हो इन दोनों की वैल्यूज का स्क्वायरिंग एंड एडिंग एंड देन आप उसका रूट निकाल लेते हो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 44.72 एम्पियर्स। सिमिलरली अब इसका एंगल भी निकालना है, क्योंकि जो हमें आंसर निकालना है आई रिजल्टेंट, ठीक है, इट विल बी आई रिजल्टेंट मैक्सिमम देन साइन ऑफ 314t प्लस और माइनस, यहाँ पे जो वो फाई आना है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस वो भी हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, सो tan ऑफ फाई, वो फाई एंगल कैसे निकालना है, tan ऑफ फाई इज, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट है एक्स एक्सिस कंपोनेंट। सो जब आप इन्हीं वैल्यूज़ को इस तरह से रेशो में रखोगे एंड देन यू टेक द tan इनवर्स, ठीक है, तभी एंगल आएगा। सो tan इनवर्स ऑफ दिस, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आया 1.5146। ये आप करके देखो कि ये बुक में भी दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। सो tan इनवर्स लेने के बाद हमारे पास फाई एंगल आ गया 56.56 डिग्रीज। ठीक है, सो अब हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, सो लेट्स राइट डाउन दिस इक्वेशन इन द इंस्टेंटेनियस फॉर्म, दैट आई रिजल्टेंट इज I 44.72
साइन 314t माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 56.56 डिग्रीज। और ये प्लस में क्यों आया? एंड दिस रिजल्ट क्योंकि हमारे पास 5 प्लस एंगल आया है तो वो प्लस में शो हो रहा है, मतलब इट इज़ लीडिंग। जो रिजल्टेंट है वो भी हमारा लीडिंग कंपोनेंट है। सो ये आ गया हमारे पास दिस वैल्यू। अब इसका IRMS निकालने को बोला था, तो IRMS विल बी 44.72/√2 एम्पियर्स। ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास RMS आ जाएगा। और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है, फ्रीक्वेंसी इज़ 2πf। यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है 314/2π, सो